वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम सीटेट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, खास करके पेपर 2 एसएसटी के लिए, जिसके अंदर हम हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स, इन सभी के लिए जो हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं काफ़ी अच्छे से, ताकि एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए और आप तैयारी अच्छे से कर पाए। तो इन्हीं सीरीज में हम सिविक्स की क्लास 4 लेकर के आए हैं आज की वीडियो में। ठीक है, बिल्कुल जो है ये बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं क्लास 6 to 8 तक में, उसी के बेस पर है। पॉलिटी में बेसिकली क्या होता है ना कि एनसीईआरटी में सिलेबस कम है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा जो है पूछा जाता है सिविक्स के अंदर, तो आपको थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए। तो 3 वीडियो आपको मिल जाएगी, आप देखिएगा उनको जरूर जा करके। इसमें क्लास 4 यानी कि चौथी वीडियो है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, आपको पहले भी वीडियोस मिल जाएंगी जो हमने बना रखी हैं इन तीनों के ही लिए, पेपर 2 के लिए। और जल्दी हम और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा अगर आपने कुछ भी इनमें से नहीं किया है तो। ठीक है, करिएगा ज़रूर। चलते हैं हम। तो आज हम बेसिकली अनुसूचियों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अनुसूचियों को पढ़ने से पहले एक बात को जानिए कि भारत में यानी भारत के संविधान में जो अनुसूचियां हैं, जो आपको आज वर्तमान समय में 12 मिलती हैं, तो ये बेसिकली 12 नहीं थी। ठीक है, ये 12 नहीं थी शुरुआत में, ये केवल 8 थी। तो अब कितनी हो गई हैं? अब 12 ये हो गई हैं। तो इनको भी आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको पता होना चाहिए कि कितने अनुसूचियां हैं हमारे पास। ठीक है, तो 12 अनुसूचियां हैं, इन सभी में क्या क्या लिखा है इसको जानेंगे हम इसमें। ठीक है, तो देख रहा हो आप जो है यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि पहली अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची के अंदर देखिए क्या लिखा गया है। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। यानी कि भारतीय, देखिए अनुसूची को आप ऐसे लेसन समझ लीजिए। ठीक है, कि भाई इतने लेसन हैं। कितने लेसन हो गए? 12 लेसन है। तो 12 लेसन में क्या क्या लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो लेसन है उसमें क्या लिखा गया है कि भारत जो है वो क्या है? संघ है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी का क्या है? वो एक संघ है, फेडरल है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी अलग नहीं हो सकता। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात क्या लिखी गई है कि प्रथम अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया है, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में, या अनुच्छेद 1 जो है, सोचिए अनुसूची 1 जो है वो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 4 तक में केवल इसकी बात की गई है कि भाई राज्य को किस तरह से मिलाया जाएगा, किस तरह से हटाया जाएगा। ठीक है, किसके राज्य को? तो केवल देश के राज्य को, हमारे भारत के राज्य को। ओके, इसको तो पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक दिया गया है आपको। दूसरी अनुसूची यानी कि सेकंड लेसन जो है उसमें देखिए क्या है कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। यानी कि भाई भारत राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो भी व्यक्ति काम करेंगे, जिस भी पोस्ट पे काम करेंगे, उनको जो इनकम है वो क्या मिलेगी, भत्ते जो मिलते हैं यानी पेंशन वगैरह वो कैसे मिलेंगे, ये सभी जो है अनुच्छेद 2 के अंदर, अनुसूची 2 के अंदर जो है बताया गया है। तो द्वितीय अनुसूची का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59(3) यानी कि 59(3), 65 का तीसरा भाग, 75 का छठा भाग, 97, 125, 148 का तीसरा भाग, 158 का तीसरा भाग, 164 का पांचवा भाग, 186 तथा आर्टिकल नंबर 221 यानी कि 221 में किया गया है। तो देखिए आपके सीटेट के लिए तो ऊपर वाली लाइन जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे वाली लाइन जो है नहीं पूछी जाएगी, केवल इससे रिलेटेड ये चीज है तो आपको पता होना चाहिए। तो आपसे ये पूछा जाए कि भाई जो भी गवर्नमेंट जॉब पे लगे हुए हैं लोग, या जो भी पद को अधिकार, जो पदाधिकारी होते हैं जो उस पद पर अधिकार रखते हैं या जो उस पर काम करते हैं, उनको जो सैलरी मिलती है या किस प्रकार उनकी सैलरी दी जाएगी, पेंशन का क्या कैसे होगा, ये किस अनुसूची में लिखा गया है? तो ये दूसरी अनुसूची में लिखा गया है। तो पहली अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कर दिया। दूसरे में जो भी इन केंद्र जो राज्यों में या इन प्रदेशों में राज्य करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, उन सभी के वेतन के बारे में बता दिया। तीसरे में देखिए क्या बताया गया कि भैया ये सारे पदाधिकारी जो शपथ ग्रहण करेंगे या जो पद ग्रहण करते हैं, तो ये कैसे करेंगे ये लोग। ठीक है, तो इसमें क्या करा गया है, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।
पहले में क्या बताया कि भाई भारत जो है राज्य, भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बता दिया। दूसरे में बताया कि भैया उसमें जो लोग काम करेंगे, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर में काम करेंगे, उनको सैलरी वगैरह क्या मिलेगी। अब भैया वो काम करेंगे तो उनको शपथ भी तो दिलाई जाएगी, तो शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में बता दिया। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या बताया, तो इसके अंदर विभिन्न राज्यों तथा संघीय एक मिनट, साउंड बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा ठीक है। चौथी अनुसूची देखिए इसमें क्या बताया गया, इसके अंदर अलग अलग राज्यों, जितने भी हमारे राज्य हैं, जितने भी हमारे संघीय क्षेत्र के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण इसमें दिया गया है। यानी राज्यसभा जो क्षेत्र आते हैं उसमें किस प्रकार से प्रतिनिधि जो है वो प्रतिनिधित्व किस प्रकार से किया जाएगा, ये आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल बार बार मैं बोल रहा हूं, अनुसूची, ठीक है, अनुच्छेद नहीं, अनुसूची 4 के अंदर बताया गया है। तो देखा आपने, पहले में क्या बताया गया, दूसरे में क्या बताया गया, तीसरे में क्या बताया गया और चौथी अनुसूची में क्या बताया गया। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है कि वो जो है इस क्षेत्र में किस प्रकार से काम करेंगे। पांचवी में देखिए क्या बताया गया, तो पांचवी में बोला गया कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों सूची इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक इसका आपका जो फर्स्ट लाइन होगी ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हैं, वीडियोस तो अवेलेबल रहती है, आप उसको देख सकते हैं आराम से। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में जो उल्लेख है, ठीक है, ये किस में की गई है, तो ये पांचवी अनुसूची में किया गया है। छठी में क्या किया गया देखिए इसमें, तो इसके अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जो जनजाति क्षेत्र हैं, इनमें किस प्रकार से प्रशासन किया जाएगा, ये छठी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, किस किस राज्यों के बारे में देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है कि नहीं, तो 6 अनुसूची आपने पढ़ ली, एकदम ध्यान से लाइन से पढ़िए, आराम से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, सातवीं अनुसूची में देखिए क्या दिया है। सातवीं अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए सातवीं अनुसूची के अंदर जो है ना, केंद्रीय और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में पावर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर 246 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 246 के अंदर इसके बारे में बताया गया है, लिखा गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत 3 सूचियां जो है आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। 3 सूची कौन कौन सी है, तो संघ सूची जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, राज्य सूची, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, तीसरी होती है समवर्ती सूची, जिसके अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों ही मिलकर के कानून बनाती हैं। बेसिकली किस राज्य में किस प्रकार का कानून होगा, ये सातवीं अनुसूची में बताया गया है। अब किसी कानून तो भाई देखिए राज्य के लिए होगा और देश के लिए होगा, तो देश के लिए कानून तो भाई सिंपल सी बात है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो जो भाई राज्य के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि जिसके तहत जो है राज्य काम करेगा, तो वो राज्य सूची, जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, संघ सूची। और कुछ ऐसे कानून होते हैं जिसमें इन दोनों को ही मिलकर के काम करना पड़ता है, क्योंकि देश के अंदर ही राज्य है, ना कि राज्य के अंदर देश। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल राज्य के अंडर में होती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल देश के अंतर्गत में होती है, यानी कि जो देश की सरकार है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर इन दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमें जानना है। तो कानून बनाने का जो प्रावधान किया गया है वो किस अनुसूची में है, तो वो सातवीं अनुसूची में है। यह जो शक्तियों का बंटवारा है केंद्रीय सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में, ये किस अनुसूची में है, तो सातवीं अनुसूची में। यहां तक हो गया। अब आगे पढ़ते हैं संघ सूची के अंदर क्या क्या आता है। संघ सूची यानी कि केंद्रीय सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जहां पर पीएम होता है। तो भाई ये कहां पर कानून बना सकती है, तो ये देश के लिए कानून बनाएगी, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, केवल केंद्र सरकार, इसमें राज्य सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, केवल केंद्र सरकार जो है इस पर कानून बनाएगी। संविधान के लागू होने के समय में इसमें 97 विषय थे, यानी कि 97 ऐसे विषय थे जिसमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। लेकिन वर्तमान में इसमें 99 विषय हैं, यानी कि 2 विषयों को इसमें जोड़ा गया है। अब देखिए जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, यानी कि भाई देश की रक्षा कैसे करनी है, ये सेंट्रल का काम है, इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। इस पे जो भी कानून बनाना होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। विदेशी मामले, मुद्रा, रेलवे हो गया, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, पासपोर्ट, वीजा, ये सभी जो चीजें हैं ये किसके अंडर में आता है भाई, ये सभी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, और इस पर वही लोग जो है कानून बना सकते हैं, यानी कि ऐसा कानून जो केवल केंद्र सरकार बना सकता है उसको क्या बोलते हैं, संघ सूची।
और इसमें वर्तमान में 99 विषय हैं कि 99 ऐसे टॉपिक हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सरकार इसका विरोध नहीं कर पाएगी। तो कुछ पावर भाई राज्य सरकार को भी दी गई है, जिसमें केवल राज्य सरकार ही कानून बनाएगी, केंद्र सरकार इस पर विरोध या इसका विरोध जो है वो नहीं कर पाएगी। तो ऐसे विषय जिसमें केवल राज्य सरकार ही कानून बनाती है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर, यानी अगर कुछ ऐसी चीज हो जाए जहां से भाई केंद्र सरकार को ये लगे कि भाई नहीं, इससे ना जो है हमारे को देश को नुकसान हो सकता है, तो वहां पर केंद्र सरकार इसको इंटरफेयर करने आ जाएगी। जैसे कि भाई कोई मान लीजिए ये स्टेट है और ये चाइना है, ये चाइना बॉर्डर है, मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टेट है, तो इसकी तो पुलिस यहाँ पे काम कर रही है, इसने क्या बोला कि भैया हम यहाँ से अपनी पुलिस वगैरह जो है ना हटा लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पता है ना कि भैया अगर यहाँ से सिक्योरिटी हटा ली गई तो क्या होगा, ये लोग घुस जाएंगे इसके अंदर, यानी कि भाई यहाँ से चाइना जो है वो अंदर घुसेगी। तो स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इंटरफेयर करने आ जाएगी, भाई ऐसे कैसे। तो जब भी बात राष्ट्रीय हित के अंतर्गत में आएगी तब केंद्र सरकार जो है कानून बनाएगी, लेकिन जब राष्ट्रीय हित की बात नहीं होगी, देश से रिलेटेड कोई चीज नहीं होगा, केवल स्टेट से रिलेटेड होगा, तब केवल राज्य सरकार ही इसमें कानून बना सकती है राज्य सूची के अंतर्गत। संविधान लागू होने के वक्त इसमें 66 विषय थे, लेकिन अभी क्या है इसमें 62 है, तो 4 इसमें से क्या कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। अब देखिए जैसे कि कानून व्यवस्था, अब देखिए कानून व्यवस्था ना दो प्रकार से है, जैसे कि एक राज्य के अंतर्गत और एक यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत। तो राज्य की जो पुलिस होती है, जो भी किसी स्टेट की पुलिस है, वो वहां की स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत होती है, ठीक है भाई, इसके अधीन होती है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज की पुलिस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। तो दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसकी जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो 66 विषय थे संविधान लागू होने के वक्त में राज्य को दिया गया था कि भाई आप इन इन चीजों पर जो है कानून बना सकते हैं, तो उसमें से कम करके 62 छोड़ दिए गए हैं। तो जैसे कि कानून व्यवस्था होगी, पुलिस की स्थानीय स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य सेवा हो गया, सुरक्षा, अस्पताल, भाई साफ सफाई हो गया, अस्पताल हो गया, अंतिम क्रिया वगैरह के लिए जो चीजें होती है, कब्रिस्तान, बाजार, ये सभी जो विषय हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, आपको क्या यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार के कानून को केवल राज्य सरकार बनाएगी और किस प्रकार के कानून को केवल केंद्र सरकार बनाएगी। अब तीसरा जो है समवर्ती सूची, ये वो चीज है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी कि दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है मिलकर के कानून बनाती हैं। संविधान जब लागू हुआ था तब केवल इसमें 47 विषय थे, लेकिन अभी इसमें कितने हैं, 52, यानी कि 52 ऐसे विषय हैं जिस पर जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके कानून बना सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो जैसे दंड हो गया, दंड विधि हो गया, विवाह हो गया या विवाह विच्छेद हो गया, वन शिक्षा हो गया, विधि वृत्ति हो गया, चिकित्सा हो गया, वृत्ति, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन वगैरह, संपत्ति का आयोजन किस प्रकार किया जाएगा, अधिग्रहण, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण, ये ऐसे विषय हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है दिया जाएगा कि कानून व्यवस्था जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या क्या कहते हैं, संघ सूची। तो तीनों में से किसके अंतर्गत आता है भाई, तो राज्य सूची के अंतर्गत। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है, ये आएगा ही आएगा। तो ये देख लिया आपने। चलिए 8वीं अनुसूची की ओर चलते हैं। तो ये 8 अनुसूचियां ऐसी थी जो भाई हमारे संविधान में पहले थी, लेकिन अभी कितनी हो गई, 12 हो गई हैं, तो उसको भी देखेंगे हम। तो देखिए 8वीं अनुसूची में बेसिकली 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान के अंदर कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, या इंडिया की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो 22 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 ही भाषाएं थी। पहले कितनी थी, 14 भाषा थी। 1967 में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, और तथा यानी कि 2003 में डोंगरी, बोडी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो भैया हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर 344(1) से लेकर के 351 तक किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई अनुच्छेद 344(1) से लेकर के अनुच्छेद 351 किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है भाई, तो ये 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है हमारे संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची में, उससे ये रिलेटेड है। ओके, अभी हम देखेंगे कि ये 22 की 22 भाषाएं जो है वो कौन सी है, इसको भी अब हम देखेंगे। ठीक है, अभी अनुसूची देख लेते हैं।
उसके बाद आता है 9वीं अनुसूची। इसमें क्या है भाई, तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, ये ध्यान रखिएगा भाई, पहला अमेंडमेंट जो हुआ था 1951, इसके अंदर 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। इसमें से जो है क्या किया गया, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हमारे पास एक राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं जिसको भाई, संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार को जो है हमसे छीना गया था। राज्य सरकार को जो है संपत्ति जो है राज्य सरकार कैसे अधिग्रहण करेगी उस पर, जैसे मान लीजिए भाई यहाँ से रेलवे बिछाना है किसी को, तो रेलवे की लाइन आ रही है, यहाँ पर किसी का घर आ गया, ये बेच ही नहीं रहा, ये देगा ही नहीं सरकार को घर, तो भाई ये जो प्रोजेक्ट था ये तो पूरा खराब हो जाएगा। तो ये जो इश्यूज आने लगे थे हमारे देश के अंदर, तो इसमें क्या करा गया कि भाई इस व्यक्ति के पास क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी के, भैया संपत्ति का अधिकार था, तो इससे तो कोई छीन नहीं सकता था। तो इसमें मॉडिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहला ही संविधान संशोधन जो है ना वो 1951 में किया गया, जिसके द्वारा राज्य जो है इस एरिया को अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन वो मारपीट नहीं करेगा, ठीक है, मुआवजा देगा या जगह कहीं और देगा, वो उसकी हेडक है, और यहाँ पर वो अपनी रेलवे लाइन बनाएगा, ठीक है भाई। तो इतनी जितनी भी जमीन ये लेगा उसके बदले जो है मुआवजा देगा। इसकी विधि जो है वो 9वीं अनुसूची में लिखी गई है। इस सूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल सभी विषयों को उच्चतम न्यायालय जो है समीक्षा करता है, यानी कि ये सभी विषय जो है वो कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। 9वीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 खा यानी कि 31 बी में किया गया है, ठीक है। तो देखिए पहली वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से देखिएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें कि भाई जो भी हमारे जो ये अधिग्रहण जो संबंधित जो भी चीजें होती हैं ये किस कोर्ट में देखा जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है, ठीक है। तो 9 अनुसूची को पढ़ लिया, 10वीं देखते हैं। 10वीं अनुसूची देखिए, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी, यानी कि 52 जब अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 52वां, तब इसको जोड़ा गया था। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भाई कोई एक नेता मान लीजिए एक्स पार्टी से है, कोई वाई पार्टी से है, अब इसको इस दल से इस दल में जाना है, तो भैया इसके लिए भी कोई नियम कानून तो होने चाहिए। तो ये किस में लिखा गया है, 10वीं अनुसूचियों के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची के आर्टिकल नंबर 102 से लेकर के और कहा कहते हैं, सॉरी 2 में है, 102 में और 191 में, इसमें जो है इसका उल्लेख किया गया है कि कोई भी नेता वगैरह जो है, ठीक है, वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में कैसे जाएगा। 11वीं अनुसूची देखिए, इसमें क्या है, इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जो है जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय जो है प्रदान किए गए थे, यानी कि पंचायती राज संस्थाएं किस प्रकार से काम करेगी इसके बारे में किस अनुसूची में लिखा गया है, तो 11वीं अनुसूची में लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये संविधान के अनुच्छेद 243 में लिया गया है, 243(7) छा कहते हैं, ठीक है भाई, 7, तो यहां पर जो है इसको लिया गया है, ठीक है। 12वीं अनुसूची जो कि अंतिम अनुसूची है हमारे संविधान की, तो यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा ही जोड़ी गई थी। इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें किसके बारे में बताया गया, नगर पालिका के वर्णन के बारे में इसमें बताया गया है, तथा इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय जो है दिए गए हैं। तो यहां तक तो हमने 12 की 12 जो है अनुसूचियां पढ़ ली हैं, और सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि किस अनुसूची जो है वो किससे रिलेटेड है। अब हम जानते हैं जो 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है। तो लैंग्वेज का अगर आपको नाम पता है वही काफी है, बाकी इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। तो देखिए सिंधी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, असमिया, मलयालम, गुजराती, ठीक है। और देखिए डोंगरी, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, मैथिली, संथाली, संस्कृत, बंगला, बोडो, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, फिर कोंकणी और हिंदी। ये 22 ऐसी भाषा हैं जो हमारे संविधान में ऑफिशियल है, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा भाषा के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। देखिए हिंदी जो है ना हमारे देश की राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा, ध्यान रखिएगा इस चीज का, नहीं है। सीटेट में ये सवाल आया था कि हमारे देश की क्या कहते हैं, हिंदी जो है वो हमारे देश की कौन सी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, या सांस्कृतिक भाषा है। तो हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है।
हिंदी केवल राज्य भाषा है। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है कि नहीं। अब अगर आपको इसके बारे में और मतलब ऐसे डिटेल में ही पढ़ना है कि भाई लैंग्वेज कब जोड़ा गया, कितने लोगों जो है इसको बोलते हैं और कैसे जोड़ा गया, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। केवल आपको लैंग्वेज का नाम पता है तो वो इनफ है, ठीक है। बाकी कई बार ये पूछा जाता है कि भाई इस तरह की लैंग्वेज जो है वो कहाँ बोली जाती है, जैसे कि सिंधी, तो सिंधी कहाँ बोली जाती है, ये पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है। बेसिकली जो पाकिस्तान में हिंदू समाज रहते थे वे लोग सिंधी लैंग्वेज का यूज किया करते थे। आज के टाइम में कच्छ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर जो है सिंधी लैंग्वेज बोली जाती है। तमिल आपको पता होगा, भारत, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पर जो है तमिल बोली जाती है कि नहीं। तेलुगु जो है उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार पर तेलुगु जो है बोली जाती है। नेपाली जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में जो है नेपाली बोली जाती है। पंजाबी आपको पता है भाई, पंजाब में बोली जाती है। और जो अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो पंजाबी रहते हैं तो वहां पर भी पंजाबी जो है बोली जाती है। असमिया लैंग्वेज जो है असम में बोली जाती है, नागालैंड में बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है और बांग्लादेश में बोली जाती है, ठीक है। हमें अपने देश का देखना है केवल, सीटेट में आपको आपके देश के बाहर का नहीं पूछेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मलयालम जो है वो केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में बोली जाती है। गुजराती जो है गुजरात, दादरा और नागर हवेली में बोला जाता है, दमन दीप में बोला जाता है कि नहीं। और डोंगरी जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर बोला जाता है। मराठी जो है दादर नागर हवेली में, दमन द्वीप में जो है, महाराष्ट्र, गोवा में मराठी जो है बोली जाती है। मणिपुरी जो है मणिपुर में बोली जाती है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इन जगहों पर मणिपुरी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है कि नहीं। उड़िया उड़ीसा में, बिहार में, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बोली जाती है। मैथिली जो है भाई झारखंड, बिहार में मैथिली बोली जाती है। संथाली जो है वो असम में, बिहार में, झारखंड में, मिजोरम इत्यादि जगह पर बोली जाती है। संस्कृत, भारत और नेपाल में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहली भाषा थी, आपको पता होगा। बंगला जो है भाई बांग्लादेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। त्रिपुरा में बोला जाता है, अंडमान निकोबार में बोला जाता है। बोडो जो है जो भारत, बांग्लादेश और नेपाल में बोडो भाषा का जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा बोले तो ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, तो बोडो लैंग्वेज बोली जाती है। उर्दू, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में उर्दू बोली जाती है कि नहीं है। और उर्दू भाषा जो है पड़ोसी देश, हमारा पड़ोसी देश कौन सा है जिसका जन्म हुआ है, पाकिस्तान, इसकी आधिकारिक भाषा है ये। कन्नड़ जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल इत्यादि जगह पर क्या बोला जाता है भाई, कन्नड़ भाषा जो है बोली जाती है। कश्मीरी कश्मीर में बोली जाएगी, आपको पता है। कोंकणी जो है केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में बोली जाएगी। हिंदी जो है भाई हमारे पूरे विश्व, सॉरी, देश में तो पूरी हिंदी बोली जाती है और विश्व में भी हिंदी जो है भाई काफी प्रचलित है। हम लोग को वो ऐसा हो गया है कि भैया अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है, हिंदी सीखिए एक बारी भैया, हिंदी इतनी आसान नहीं है, समझे। और हिंदी जो है, हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के हर राज्य में किया जाता है। और हिंदी की तो भाई किसी को भी परिचय की आवश्यकता जो है हिंदी से नहीं है कि हिंदी क्या है, नहीं है। हिंदी है तो हिंद है, ध्यान रखिएगा इस बात को, और हिंद है तो हिंदू है, ठीक है। और हिंदी जो है हमारे देश की राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। तो ये तो आपने 12 अनुसूचियां पढ़ ली। 4 अनुसूचियों को कब जोड़ा गया इसको पढ़ लिया आपने, और 8वीं अनुसूची में जो 22 लैंग्वेज की बात की गई थी, तो 22 के 22 भाषा आपको पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। नोट में ऐसा सवाल दिया जा सकता है कि भाई निम्न में से कौन सी ऐसी भाषा है जो संविधान में ऑफिशियली नहीं लिखी गई है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उसका। अब देखिए एक चीज और, देसी रियासतों का एकीकरण। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भाई अंग्रेजों ने केवल अपना हिस्सा दिया था ना, तो छोटी छोटी जो रियासतें थी जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थी वो तो पहले से थी, तो उसको भी तो अधिग्रहण जो है उस पर किया जाएगा, मिलाया जाएगा उसको भाई देश में, तभी तो हमारा देश इतना बड़ा हुआ है। तो 552 ऐसी रियासतें थी जो आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद जो है वो बची थी, इनको मिलाना बचा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम सौंपा गया था कि भैया ये कार्य आपका है, तो उनको इसीलिए यूनिटी मैन कहा जाता है, उन्होंने यूनाइट करा था। और आज जो आप इंडिया देखते हैं कि इतना बड़ा इंडिया, अंग्रेजों का जहां जहां हिस्सा था, कब्जा था, केवल अंग्रेजों ने उसको दिया था हमारे को, लेकिन जिन राजाओं के वहां पर जो जिनके राज्य चल रहे थे उनको हमने, यानी कुल 542 रियासत थी जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थी, तो उसको जो है हमें एकीकरण करना था भारत के अंदर। तो 539 तो बड़े समझदार थे, उन्होंने अपनी इच्छा से भारत में मिल गए कि भैया ठीक है हम भारत में मिल जाएंगे। लेकिन 3 बड़े ढीठ थे। पहला था जूनागढ़। यहाँ पर क्या कराया गया, यहाँ के लोगों से पूछा कि भैया आप बताओ आपको भारत में मिलना है कि नहीं मिलना है। तो भाई वहाँ पर लोगों ने वोट दिया और वोट जो है, बहुमत जो है वो
इसी के आया कि भाई हमें भारत में मिलना है। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मिलाया गया। फिर आया हैदराबाद, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई करके जो है देश में हमारे मिलाया गया। फिर एक रह गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसको विलय पत्र के द्वारा जो है मिलाया गया था, इसीलिए इसको आर्टिकल 370 35 ए जो है एक अलग से इसके लिए प्रावधान दिया गया था हमारे संविधान के अंदर। यानी कि हमारा जो देश का सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी रूल्स वगैरह देता है, तो वो जम्मू कश्मीर में नहीं लगते थे, है कि नहीं। तो लेकिन अब लगेंगे। क्या आप बता सकते हो कि आर्टिकल 370 35 ए कब हटाया है, कब हटाया गया है? आज जो है जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा लहराता है हमारा, ठीक है। तो जो विलय पत्र था कि भैया इन्होंने कहा था कि ठीक है हम जो है भारत में मिलने को तैयार हैं, पर हमारी कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों को हमने इन आर्टिकल्स में रखा था उन शर्तों को हमने पूरा किया और हमने इसको हटा दिया। आप मेरे को नीचे ये बताओ कि ये जो आर्टिकल है, ठीक है, ये किस तारीख को लागू किया गया हमारे देश के अंदर। नीचे आप क्या करोगे, इसको कमेंट करके बताओगे, ठीक है, समझे कि नहीं, इसको आपको कमेंट करना है। तो हमने इस वीडियो के अंदर जो है पढ़ा, बहुत अच्छे से हमने चीजों को जाना कि अनुसूचियों के बारे में हमने जाना कि हमारी अनुसूचियां जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है, तो 12 है। पहले 8 थी, फिर 4 हो गई। अनुसूचियों के अंदर जो भी चीज पढ़ी है सारी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन जो है एनसीईआरटी है ये, एनसीईआरटी प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है ये। तो आप जो है ऐसा मत समझिएगा कि भाई एक दो भी चीज नहीं आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड है और सीटेट जो है एनसीईआरटी से पूछता है। तो ध्यान रखिएगा भाई, सवाल तो आएंगे, कैसे भी सवाल आ सकते हैं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्लास 4 था हमारा सिविक्स का, जो कि पेपर 2 एसएसटी सीटेट 2021 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हिस्ट्री की वीडियो आपको मिल गई होगी ऑलरेडी, आपने अब तक चेक किया होगा, या नहीं किया तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफी की भी आपको मिल गई होगी, पहले भी वीडियो जो है वो बना रखी हैं। अगर आपको पीडीएफ वगैरह से पढ़ने का शौक है तो आप जो है देख सकते हैं, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है, वो भी आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए हमारे चैनल पे, आपको ज्यादातर कंटेंट जो है वो जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। लाइक शेयर करिएगा सर, जरूर करिएगा लाइक शेयर, और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से नई क्लास नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए और नाम रोशन करिए अपने माता पिता का। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।